देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं और बताना ये चाहते हैं कि गाजियाबाद की सिविल सोसाइटी के शीर्ष प्रतिनिधि इस समय आपके सामने मौजूद हैं। जब मैं गाजियाबाद की सिविल सोसाइटी कहता हूँ उसका मतलब है RWA फेडरेशन गाजियाबाद, फ्लैट ओनर फेडरेशन गाजियाबाद, कॉन्फेडरेशन ऑफ RWAs उत्तर प्रदेश, कॉन्फेडरेशन ऑफ RWAs राष्ट्रीय, लाइन पार RWA फेडरेशन, यानी कि इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं। अब अलग अलग ना करके हमने इसका नाम दे दिया है सिविल सोसाइटी ऑफ गाजियाबाद, सिविल सोसाइटी ऑफ गाजियाबाद। अब सिविल सोसाइटी ऑफ गाजियाबाद में इस वक्त जो लोग मेरे पास बैठे हैं, मैं कुछ का आपको इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरे साथ में है नेमपाल चौधरी जी विजयनगर से, मेरे साथ में है गौरव सैनानी ज्ञान सिंह वैशाली से, हमारे साथ में है डॉक्टर RK आर्या लाइन पार RWA फेडरेशन के अध्यक्ष, मेरा नाम कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी चेयरमैन ऑफ दिस सिविल सोसाइटी, मेरे बराबर में है बहुत ही वरिष्ठ KL मल्होत्रा साहब फ्रॉम वसुंधरा, बराबर में है नीरज त्यागी जी फ्रॉम वसुंधरा, और साथ में है संतोष शर्मा जी फ्रॉम वसुंधरा, साथ में है सिटी जोन से नमिता भल्ला, और सबसे हमारे इम्पोर्टेंट व्यक्ति ईश्वर चंद जिंदल फ्रॉम लैंडक्राफ्ट। एंड सिमिलरली पीछे भी सब लोग बैठे हुए हैं जिन सब के नाम आपको प्रेस रिलीज में मिल जाएंगे। अब आज हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं और आपकी जानकारी के लिए भी कि अगर जल प्रदूषण का कोई मामला है तो उसका दुनिया में मेडिकल में कोई इलाज है, अगर ध्वनि प्रदूषण का कोई मामला है तो उसका इलाज है, लेकिन वायु प्रदूषण का इलाज नहीं है। वायु प्रदूषण से जो वायु प्रदूषण के कण हैं वो बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। कारण ये कि बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं, उनकी एयर इनटेक ज़्यादा होती है, उस वायु प्रदूषण की वजह से उनके फेफड़ों की कैपेसिटी या क्षमता कम हो जाती है, और एक दफ़ा ये क्षमता कम हुई तो फिर दोबारा उसे बढ़ाने का, ठीक करने का दुनिया की मेडिकल साइंस में कोई इलाज आज की तारीख में नहीं है। लिहाजा इसका रिजल्ट क्या होगा? हम सब वरिष्ठ लोग हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी जिनके फेफड़ों की कैपेसिटी कम हो जाएगी वो फिर कोई जिंदगी का मजा ही नहीं ले सकेंगे, आनंद ही नहीं ले सकेंगे। यानी कि हमें ऐसे निर्माण की आवश्यकता नहीं जो हमारी आने वाली पीढ़ी को नपुंसक बना दे। और ये किस वजह से हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि बड़े शहरों में जैसे गाजियाबाद है, इनके अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही हैं। ना तो पानी की सुविधा है, ना तो पानी पर्याप्त है, और अगर पानी है भी तो वो पानी प्रदूषित है, और ऐसे ही जो हवा है वो भी प्रदूषित है। तो ऐसे समय में आने वाली पीढ़ी की परवाह कौन करे? उसकी परवाह करने के लिए आज हम ये आवाज़ दे रहे हैं कि भवनों के निर्माण पर, यानी कि बहुमंजिली इमारतों के निर्माण पर संपूर्ण यानी कि टोटल रोक लगाई जाए। और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण किस लिए बनाया गया था? संविधान के 74वें संशोधन में इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को स्थापित किया गया था ये कहकर कि ये गरीब आदमियों को मकान मुहैया कराएंगे। अब वो गरीब आदमियों को मकान मुहैया कराने के बजाय वो बिल्डरों को
जमीन उपलब्ध करा रहे हैं। अब जमीन उपलब्ध करा रहे हैं, बेतहाशा बिल्डिंग बन रही है और उनके अंदर कोई सुविधा का अरेंजमेंट नहीं है। यानी क्या मतलब हुआ, जब हमको बिल्डिंगें नहीं चाहिए और तो हमको जीडीए भी नहीं चाहिए, लिहाजा जीडीए का भी कार्यकाल समाप्त कर देना चाहिए। बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है, लेकिन आवश्यकता है जीवन के लिए। हम इन दो चीज़ों में से किसको चुने? क्या हम निर्माण को चुने या अपनी आने वाली पीढ़ी की जीवन को चुने? लिहाजा आज गाजियाबाद सिविल सोसाइटी ये मांग करती है कि बहुमंजिली इमारतों के नव निर्माण पर जो चल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन नव निर्माण पर संपूर्ण रोक लगाई जाए और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का कार्यकाल समाप्त किया जाए। अब मैं अपने साथियों से कहूँगा कि वो इसमें कुछ बात कहें। सबसे पहले डॉक्टर आर.के. आर्या साहब ने उठाया पर्यावरण का विशेषकर। मैं याद दिलाऊं कि पिछले लगभग 2 दशक से कर्नल साहब विभिन्न रूपों में और विभिन्न स्तरों पर इस विषय को बड़ा गंभीरता से लेते रहे और कितनी ही बैठ के आयोजित की। ये हमारा सौभाग्य है कि गाजियाबाद एकमात्र प्रदेश का ऐसा शहर है जहाँ की सिविल सोसाइटीज़ सबसे अधिक जागरूक हैं, और जागरूकता का परिणाम हमको मिला भी है कि प्रशासन शासन ने कई विषयों को हमारी मांग को कंसीडर किया है। और ये जो आज मांग उठाई जा रही है, हम आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन विशेषकर इस पर गंभीरता से गौर करेगा और इसके जो दूरगामी परिणाम हमारी आने वाली संतति के लिए हानिकारक हैं उसको सोचते हुए निश्चित रूप से इसके नवनिर्माण पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। हम ऐसी आशा करते हैं। ये केवल एक ही विषय नहीं है। कर्नल साहब ने कार्बन फैक्ट्री के विरुद्ध भी संघर्ष किया, कई सफलताएं भी मिली, पर्यावरण विभाग से बराबर किया, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि केंद्र सरकार के मंत्रियों से भेंट की, और उद्देश्य तो यह है कि पूरे देश में ही इसका प्रभाव हो। और ये भी आप सच समझिए कि गाजियाबाद में जो आवाज़ उठती है विशेषकर कर्नल साहब के मार्गदर्शन में, वो आवाज़ न केवल प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत में उसकी आवाज़ गूंजती है। और कितने ही चीज़ों पर यहाँ पर एक जैसे उत्तर प्रदेश में कोरवा गठन किया कर्नल साहब के मार्गदर्शन में, वो भी संदेश दूर दूर तक गया। और हमारे जो सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भी इच्छा हुई कि कर्नल साहब के मार्गदर्शन में या सहयोग से हम प्रदेश को एक नया आयाम देने में सफल हो सकें। उसका उदाहरण है हिंदन नदी के सफाई अभियान, उसका भी संबंध प्रदूषण और पर्यावरण से है, उसमें भी बड़ी ठोस कार्रवाई हमारे कर्नल साहब के मार्गदर्शन में पिछले 5 साल में की गई है और की जा रही है। हम आशा करते हैं कि आज का जो विषय लिया है पर्यावरण का, ये निश्चित रूप से सभी को प्रभावित करेगा और सभी इससे लाभान्वित हो सकते हैं अगर हमारी राज्य सरकार, जिला प्रशासन इस ओर पूरा ध्यान दे। धन्यवाद। जी ने जो ये कार्य, एक मुहिम शुरू की है, ये बहुत ही पुण्य का काम है। ये पूरे राष्ट्र में फैलेगा एक वायरल इफेक्ट की तरह, क्योंकि मैं 2 लाइन से शुरू करना चाहता हूँ कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही माशरे में आदमखोरी, बिल्डर नहीं हैवान है, ये आदत है मुनाफाखोरी। तो जो मुनाफाखोरी का जो समा है उसकी वजह से पर्यावरण पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हर चीज़ में हम डेवलपमेंट, हमारी जो PM 2.5 लेवल है उसको हम मेज़र कर पा रहे हैं। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है पर्यावरण के, वो ठीक प्रकार से मेजरमेंट तक नहीं हो पा रहा है। हम ट्रैफिक के पॉल्यूशन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसमें CNG फिट हो, हाइड्रोजन के व्हीकल जल्दी से जल्दी आएँ। हमारा देश इतना कोई फंड की कमी नहीं है, फिर भी हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हमारे अंदर इच्छा शक्ति का अभाव है। तो ये शॉर्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है या वेहिकुलर ट्रैफिक है, या जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, दिल्ली की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कि पराली। अरे आप बिल्डिंग बहुमंजिली इमारतें बना रहे हैं तो हवा कहाँ जाएगी? नीचे ही जाएगी ना। जब हवा का सर्कुलेशन नहीं है, और वो क्यों नहीं है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो त्यागी साहब ने बहुत ही अच्छा इन्होंने पॉइंट, एक नया पॉइंट है जो कि सबको विचार करना चाहिए बिना किसी पक्षपात के। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।
आप जो 517 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए गए वो बेकार किए गए और बेकार चले गए और प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है, इसका जवाब देना होगा। असलियत में किसी नदी को कोई सफाई की आवश्यकता है ही नहीं। अब जरा गौर से सुनिए सर, किसी भी नदी को, भाई साहब चुप रहे, जरा रुक जाओ यार 1 मिनट, किसी नदी को सफाई की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है प्राकृतिक कि नदी अपने स्वास्थ्य को स्वयं ठीक कर लेती है। कारण 2, पहला, वर्षा का पानी साल भर में एक दफा उस पानी की वजह से नदी में सफिशिएंट पानी आ जाता है। दूसरा, चोया जिसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से जमीन के नीचे से पानी नदी की सतह में आता है। तो कैपिलरी एक्शन और वर्षा के पानी की वजह से नदी अपने आप को साफ कर लेती है। आवश्यकता नदी की सफाई की नहीं है, आवश्यकता नदी को गंदा ना करने की है। और गंदा ना करने में जिम्मेदार कौन है? यहाँ का नगर निगम, यहाँ की वो चीजें जो उसमें सीवर लाइन छोड़ते हैं। और एक झूठ फैला रखा है। क्या झूठ है? हम तो साहब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पहली बात तो पर्याप्त नहीं है, कम से कम 60 सीवेज प्लांट होने चाहिए, यहाँ थोड़े बहुत है। नंबर 2, अगर सीवेज प्लांट है भी तो वो पूरी क्षमता के ऊपर नहीं चल रहे हैं। और नंबर 3, जिसका ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं, वो ये कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट होके निकलने वाले पानी की जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जो करीब करीब कम से कम 8 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, वो 0 है। और दूसरा, जो उसकी बायो ऑक्सीजन डिमांड है, जिसे बीओडी कहते हैं, जो 3 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, वो 60 मिलीग्राम पर लीटर है। लिहाजा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकला हुआ पानी नदी में मिलाने लायक नहीं है। वो पानी का इस्तेमाल आर्बोरिकल्चर में या बिल्डिंगों के निर्माण में किया जाए। गाजियाबाद में पैसे की कमी नहीं है, ये डाइवर्शन किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि गाजियाबाद की सिविल सोसाइटी को समस्याओं के समाधान नहीं मालूम है, हमको मालूम है, लेकिन उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। आप कुछ कहना चाहती थी, कहिए जल्दी से। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये ने स्टार्ट किया है आजकल बिल्डर्स का, तो उसमें जो उनके नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से वो लोग नहीं चल रहे हैं। और जैसे कि भाई कितना, पहले उनको दो यार, जो प्रेस वाले हैं उनको दीजिए, ये हमको बाद में देना। तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई होंगी, उसमें से किसी ने ये नहीं कहा होगा कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को बंद किया जाए। हम कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसका काम पूरा हो चुका है। इसका काम था गरीब आदमियों को मकान दिलाना, ये उसके बजाय बिल्डरों को जमीन दिलाने में लग गए। और बिल्डरों को जमीन दिलाते दिलाते मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने लगी, और उनके बनने में जो प्रदूषण हुआ है, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियां नपुंसक हो जाएंगी। लिहाजा अब हमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे कहने से विकास प्राधिकरण खत्म हो जाएगा, लेकिन ये भी सच है कि आज ये मुहिम प्रारंभ हुई है। और ये मुहिम हम जो यहाँ लोग बैठे हैं, हम केवल गाजियाबाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा नहीं है सर। हम पूरे हिंदुस्तान के, हम पूरे अरे भाई साहब सुनिए जरा 1 सेकंड। हम पूरे हिंदुस्तान के RWAs, जिसका नाम है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ RWAs, उसके भी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये पूरे देश के अंदर उठेगा। आज तो ये सिर्फ गाजियाबाद से, क्योंकि गाजियाबाद एक लीडर है, वहाँ से ये प्रारंभ हो रहा है। दिस विल कंटिन्यू। जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं बड़े शहरों में, वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का काम खत्म हो चुका है, अब उन्हें बंद की जाए। और ये जो स्थापित की गई थी, ये अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है। आप सब इस बात में सहमत होंगे 100% से।
ना देना चाहते हैं हम। जो हो गया तो हो गया, अब कम से कम यहाँ तो अरेस्ट करो। अच्छा, इस अरेस्ट को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है सर? ये गाजियाबाद में कीड़े मकोड़ों की तरह से जो सड़कों पे घूम रहे हैं उनकी तो नहीं है। जो गाजियाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका काम है, हमारा कोई स्वार्थ है क्या? हमारी कोई राजनीति है क्या? हमने कोई व्यापार किया है क्या? हम ईमानदारी से गाजियाबाद की लोगों के आने वाली पीढ़ी का ख्याल रख रहे हैं, इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं। तो ये और मुहिम है सर, शुरू की जाएगी। कोई पत्थर पहली चोट में नहीं टूटता, पर इतिहास याद रखता है कि वो पहली चोट गाजियाबाद ने मारी थी। बहुत बढ़िया। मैं बताना चाहता हूं कि वसुंधरा के लोग इतने इफेक्टेड हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी लंग्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ये फैक्ट्रियां जो है वो उसका ऐश जो है वो इवन कमरों के अंदर तक आ जाता है। आप रात को ठीक सोते हो, सुबह आप देखते हैं तो ऐश इकट्ठी हो जाती है। उस ऐश जो है, बच्चे सो रहे हैं, सांस लेते हैं तो उनके लंग्स की प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जाती है। मेरी ये खास गुजारिश है जीडीए से कि इसका 10 साल हो गए हमें एफर्ट्स करते 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 कोई चेक ही नहीं हुआ। बिल्कुल, कर्नल साहब ने बहुत एफर्ट्स किए हैं और उसमें सक्सेस भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए और इसको स्टॉप करने के लिए कोई ना कोई रेमेडी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हम लोगों को कुछ तो सहूलियत मिले। ये ऐश जो है यहाँ वसुंधरा तक नहीं है, इंदिरापुरम और ये पता नहीं कहाँ तक जाती है। तो ये पॉल्यूशन और बिल्डिंग जो बन रही हैं, ये सब इस पर चेक लगना चाहिए। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, शॉर्ट में ही इतना कहता हूँ कि एफर्ट्स जो हिंडन के लिए इन्होंने समिति बनाई है कर्नल साहब ने, उसमें बहुत इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उसमें सक्सेस भी हो रहे हैं। मेरी इतनी गुजारिश है और ये